वैसे तो देश के कई शहर बहुत पुराने और परिपक्व रहे हैं, लेकिन पटना इनमें एक अलग अहमियत रखता है। आज इस वार्ता में मैं इसके इतिहास के कुछ पन्ने पलटने जा रही हूँ। कहते हैं देश की सभ्यता संस्कृति के विकास के आरंभिक दौर में ही ये शहर अपने अस्तित्व में आया। विभिन्न कालखंड में इसका अलग अलग नाम रहा। कभी कुसुमपुर, पुष्पपुर, पाटली या पाटली ग्राम रहा ये, और कभी मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र बना। इतिहासकार इसका एक नाम पत्तन भी बताते हैं, जो बाद में पटना बना। मुगल काल में ये अजीमाबाद बन गया और अंग्रेज़ी हुकूमत में बांकीपुर हो गया। लेकिन स्वतंत्रता के बाद एक बार फिर ये नाम पटना नाम से ही स्थापित हो गया। बड़ी दिलचस्प रही है इसकी यात्रा। एक छोटे से गांव से ये मगध साम्राज्य की राजधानी बन गया। फिर एक काल विशेष में ये देश का अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक केंद्र बन गया और ब्रिटिश शासनकाल में एक बार फिर सत्ता का केंद्र बन गया था ये शहर। और स्वाधीनता के बाद बिहार राज्य की राजधानी का दर्जा मिला इसे। इस तरह इतिहास के कई दौर देखे इस शहर ने, लेकिन सबसे अच्छी बात ये रही कि अधिकतर दौर के अवशेष आज भी मौजूद हैं यहाँ, जिन्हें देखकर पटना के इतिहास को महसूस किया जा सकता है। एक राजधानी के रूप में पटना सबसे पहले मगध सम्राट अजातशत्रु के काल में अस्तित्व में आया। अजातशत्रु हर्यंक वंश के शासक सम्राट बिंबिसार का बेटा था और भगवान बुद्ध और महावीर का समकालीन। अजातशत्रु ने जिस समय सत्ता संभाली, मगध की राजधानी राजगृह ही थी। लेकिन जब सम्राट ने लिच्छवी गंगराज्य जीता और वैशाली उसके अधिकार में आई, तो गंगा और सोन नदी के किनारे बसा वो गांव, जिसे उन दिनों पाटली ग्राम या पाटलिपुत्र कहते थे, ये जगह अपने भौगोलिक और प्रशासनिक कारणों से उन्हें जच गई थी और सम्राट ने पाटलिपुत्र को मगध साम्राज्य की राजधानी बना लिया। उनके बेटे उदयन ने पाटलिपुत्र को और भी सुगठित कर दिया था। नंदवंश के कार्यकाल में पाटलिपुत्र एक सशक्त साम्राज्य की राजधानी थी और चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम के शासनकाल में पाटलिपुत्र पूरे उत्तर भारत की सत्ता का केंद्र बन गया था। इसी वंश में हुए सम्राट अशोक, जिनके शासनकाल की बहुत सी इमारतें, स्तूप, गुफा, पहाड़ियाँ और सभागार के अवशेष आज भी मौजूद हैं इस शहर में। पटना के कुम्हरार इलाके में जाइए तो वहाँ एक विशाल सभागार का अवशेष दिखता है। पुराविदों और इतिहासकारों के अनुसार ये मौर्य काल का 80 खंभों वाला सभागार था, जहाँ सम्राट अशोक के जीवन काल में हुई तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी। इसके ठीक बगल में एक आरोग्य विहार का अवशेष मिला है। इतिहासकारों के अनुसार इसे आयुर्वेद के जनक और शल्य चिकित्सा के विशेषज्ञ चलाया करते थे। पाटलिपुत्र के इतिहास की कई जानकारियाँ कुछ चीनी यात्रियों फाहियान और वेनसांग के यात्रा वृत्तांत से भी मिलती हैं। ये यात्री गुप्त काल और हर्षवर्धन के काल में बौद्ध दर्शन और ज्ञान की खोज में भारत आए थे और इस दौरान पाटलिपुत्र आकर ठहरे थे। उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत के में तत्कालीन पाटलिपुत्र में मौजूद कुछ अशोककालीन स्तूपों और गुफाओं की चर्चा की है। ये सभी पटना के छोटी पहाड़ी और पंच पहाड़ी और भिकना पहाड़ी इलाके में थे। छोटी पहाड़ी और पंच पहाड़ी पटना स्थित गुलजार बाग रेलवे स्टेशन के आसपास है। यात्रा वृत्तांत के अनुसार छोटी पहाड़ी पर सम्राट अशोक ने महात्मा बुद्ध की स्मृति में एक स्तूप बनवाया था, क्योंकि बुद्ध अपने पाटलिपुत्र प्रवास में इस जगह पर ठहरते थे। और पंच पहाड़ी के बारे में यात्री ने लिखा कि यहाँ 5 मानव निर्मित गुफाएं थीं, जिन्हें सम्राट अशोक ने अपने छोटे भाई तिस्सा के लिए बनवाया था। तिस्सा बुद्ध का अनुयायी था और राजगीर की गुफाओं को छोड़ पाटलिपुत्र नहीं आना चाहता था।
अतः उसके लिए पाटलिपुत्र में गुफाएं बनाई गईं। शहर के भिकना पहाड़ी इलाके की पहचान पुराविदों और इतिहासकारों ने एक ऐसे पहाड़ी के रूप में किया जिसके ऊपर एक गुफा थी जहां सम्राट अशोक का पुत्र महेंद्र रहा करता था। याद रहे कि सम्राट अशोक अपने जीवन काल में बुद्ध के अनुयायी हो गए थे और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र को श्रीलंका भेजा था। आज इन स्तूपों और गुफाओं के अवशेष नहीं के बराबर हैं, लेकिन पटना का वो इलाका अब भी उसी नाम से जाना जाता है। प्राचीन काल के बाद कुछ सदियों तक पटना राजनीति के पृष्ठभूमि में चला गया। इसके बाद अफगान शासक शेर शाह सूरी के समय ये फिर से केंद्र में आया। गंगा नदी के किनारे बसे इस शहर में शेर शाह को जल मार्ग की सुविधा और सैन्य बल को संभालने की सहूलियत दिखी। बादशाह ने बिहार शरीफ को छोड़ पटना को अपनी राजधानी बना लिया। उसने गंगा नदी के किनारे ही अपना किला बनाया था, जिसके अवशेष आज भी मौजूद हैं पटना साहिब में। इस्लामी शासन काल में भी पटना सत्ता के केंद्र में ही रहा। मुगल बादशाह शाहजहां का साढ़ू सैफ अली बिहार का सूबेदार था, जिसने पटना को बहुत विकसित किया। उसने गुलजार बाग में एक बड़ा ईदगाह और एक मस्जिद तो बनाया ही, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़ा काम किया था उसने। सन 1629 में उसने मदरसा बनाया जहां विद्यार्थियों के रहने की भी व्यवस्था थी। आज ये मदरसा जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, बल्कि सैफ अली की पत्नी मलिका बानो भी पटना में ही दफन हैं। मलिका बानो सगी बहन थी मुमताज़ महल की, जिनकी याद में मुग़ल बादशाह शाहजहां ने आगरा में ताजमहल बनवाया था। बाद में मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब का पोता अज़ीम शान बिहार का सूबेदार बना और पटना को दिल्ली जैसा रुतबा दिलाने के लिए उसने पटना का नाम बदलकर अज़ीमाबाद कर दिया था। 17वीं शताब्दी आते आते मुग़ल साम्राज्य ढलान पर चला गया था, लेकिन पटना एक नए इतिहास की तरफ बढ़ गया था। बंदरगाह और जल यातायात की सुविधा के कारण ये शहर एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक केंद्र बन गया। यूरोपीय व्यापारियों ने यहाँ कारखाने खोलने शुरू कर दिए और सन 1620 में अंग्रेज़ों ने सबसे पहली बार कैलिको और रेशम की खरीद और भंडारण के लिए यहाँ कारखाना बनाया और फिर बहुत जल्द ही ये शहर सॉल्ट पीटर, अफीम और नील का व्यापारिक केंद्र बन गया था। उस समय की कुछ इमारतें अभी भी मौजूद हैं शहर में। उदाहरण के लिए पटना कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, जो कभी अफीम और सॉल्ट पीटर का स्टोर हाउस हुआ करता था, इसे एक डच व्यापारिक कंपनी ने बनाया था। बल्कि पटना कलेक्ट्रेट का पुराना इमारत, जो अब मौजूद नहीं है, वह भी डच कंपनी का एक स्टोर हाउस था, जिसे अफीम और सॉल्ट पीटर के भंडारण के लिए ही बनाया गया था। जानकारी के अनुसार वर्तमान पटना साहिब इलाके में डच और अंग्रेज़ी व्यापारिक कंपनियों ने अफीम और नील बनाने की कई फैक्ट्रियां बना रखी थीं। आज शहर के गुलजार बाग में सरकारी प्रिंटिंग प्रेस जिस इमारत में है, वो दरअसल एक अफीम के गोले बनाने का एक कारखाना था, जिसे अंग्रेज़ों ने व्यापारिक सुविधा के लिए गंगा नदी के किनारे बनाया था। सन 1657 में इसे रेनोवेट भी किया गया। इसी अफीम फैक्ट्री में मार्च 12, 1761 को मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय, जिसका असली नाम गौहर था, उसकी ताजपोशी हुई थी और बाद के वर्षों में मुग़ल साम्राज्य के अंतिम बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र कुछ दिनों तक इसी अफीम के कारखाने में रहे थे। ब्रिटिश शासकों ने 1857 में हुए स्वतंत्रता की पहली लड़ाई में सक्रिय भूमिका निभाने के कारण उन्हें देश निकाले की सज़ा दी थी और वे रंगून भेज दिए गए थे। रंगून जाने के क्रम में ही अंग्रेज़ों ने उन्हें अफीम कारखाने में ठहराया था।
इस समय तक बंगाल, बिहार और उड़ीसा एक ही प्रांत का हिस्सा थे, लेकिन 1912 में बिहार और उड़ीसा बंगाल से अलग हो गए और इसके बाद अंग्रेज़ शासकों ने पटना में कई भव्य इमारतें बनाई जो आज भी मौजूद हैं। राजभवन, पुराना सचिवालय और क्लॉक टावर, पटना हाई कोर्ट, जनरल पोस्ट ऑफिस, पटना म्यूज़ियम, प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज जिसे अब हम पीएमसीएच कहते हैं, पटना साइंस कॉलेज, विनय सिलेट हॉल, बांकीपुर क्लब इत्यादि, ये सभी अंग्रेज़ी शासनकाल की ही निशानियां हैं। पटना म्यूज़ियम की बात करें तो इसे अंग्रेज़ों ने पटना और इसके आसपास मिल रहे पुरातात्विक अवशेषों के संरक्षण के लिए बनाया था। इसकी रूपरेखा राय बहादुर विष्णु स्वरूप ने बनाई थी। अप्रैल 1917 में यह तैयार हो गया। यह बिहार और उड़ीसा का पहला म्यूज़ियम था। इसका उद्घाटन बिहार और उड़ीसा के तत्कालीन गवर्नर एच.एल. स्टीफेंसन ने किया था। ब्रिटिश कालीन इमारतों में एक है व्हीलर सीनेट हॉल, जो पटना विश्वविद्यालय का कन्वेंशनल हॉल है। सन 1925 में इसके निर्माण के लिए मुंगेर के राजा देवकीनंदन प्रसाद सिंह ने 1,75,000 रुपये दिए थे। सन 1926 में इसका उद्घाटन बिहार और उड़ीसा के गवर्नर तथा पटना विश्वविद्यालय के तत्कालीन वाइस चांसलर सर हेनरी व्हीलर ने किया था और इसी हॉल में 17 मार्च 1936 को नोबेल प्राइज़ विजेता कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर को उनके बिहार प्रवास के दौरान सम्मानित किया गया था। इसके अलावे पटना में स्वाधीनता संग्राम से जुड़ी बहुत सी इमारतें हैं। पटना स्थित पुराना सचिवालय बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन की लहर का साक्षी रहा है। इस इमारत पर झंडा फहराने के प्रयास में 7 विद्यार्थी शहीद हुए थे। पटना साहिब स्थित मंगल तालाब भी ऐतिहासिक जगह है। पहले ये मैंगल्स टैंक के नाम से जाना जाता था, क्योंकि ईसी मैंगल्स जो पटना का कलेक्टर था, उसने सन 1876 में पानी के इस छोटे से गड्ढे की खुदाई कराई थी, जिसमें कुछ मौर्यकालीन दीवारें भी मिली थीं। इस तालाब के सामने जो बड़ा खुला सा मैदान है, वहाँ कभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस तथा कई और स्वतंत्रता संग्राम के नायकों ने लोगों को स्वाधीनता के लिए प्रेरित किया था। पटना का गांधी मैदान कभी अंग्रेज़ी शासकों का लॉन हुआ करता था, जहाँ वे पोलो खेलते थे। सन 1947 में, ठीक आज़ादी से पहले, जब देश में धार्मिक हिंसा भड़की और बिहार भी उसकी चपेट में आ गया था, तो महात्मा गांधी पटना आए थे और इसी मैदान में कई दिनों तक हर शाम लोगों को हरि कीर्तन के साथ शांति और भाईचारे का पाठ भी पढ़ाते रहे थे और इस तरह ये लॉन गांधी मैदान नाम से चर्चित हो गया था। इसके ठीक पश्चिम में है गांधी कैंप। वर्तमान एन सिन्हा शोध संस्थान के कैंपस स्थित यह कैंप वो इमारत है जहां गांधी जी बिहार में भड़के धार्मिक उन्माद के समय ठहरे थे। दरअसल वर्तमान एन सिन्हा शोध संस्थान का यह मकान उन दिनों डॉक्टर सैयद महमूद का घर हुआ करता था और उन्हीं के बुलावे पर गांधी जी पटना आए थे। बाद में गांधी जी ने सीमांत गांधी अब्दुल गफ्फार खां को भी यहाँ बुला लिया था, जो मार्च 8, 1947 को यहाँ आए और गांधी जी के साथ इसी कैंप में ठहरे थे। पटना स्थित बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का दफ्तर कभी बिहार राज्य निर्माता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का आवास हुआ करता था और इसी जगह पर उन्होंने देश के संविधान की मूल प्रति पर अपना दस्तखत किया था। ऐसी कई इमारतें और जगहें मौजूद हैं इस शहर में जो इसके गौरवशाली अतीत की याद दिलाती हैं।